गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी तरंग तरंग में हम आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में हमारा एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर हमने आवर्ती की बात कर ली थी। उसी क्वेश्चन को आज फिर से दोहराते हैं। एक स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय असंचल कर रहा है। यदि निकाय को पानी में डुबो दिया जाए तो इसका इसका आवर्तकाल घटेगा, आयाम घटेगा, बोथ नन ऑफ दीज। इसी प्रश्न को आप ऐसे समझना कि यदि निकाय को पानी में डुबो दिया जाए तो डैम्पिंग फोर्स के कारण अवमंदित बल के कारण इसमें अवमंदित बल लगेगा। इसमें अवमंदित बल लगेगा। इसमें हमारे पास अवमंदित बल का एक समीकरण होता है, X बराबर ए ई बी बटे बी टी बटे 2m साइन ओमेगा टी। यह हमारे पास एक सूत्र होता है। इसमें हमारे पास यह कला होती है, यह आयाम होता है और ओमेगा कोणीय आवृत्ति होती है। कोणीय आवृत्ति यहाँ पर नियत होती है। कोणीय आवृत्ति यहाँ पर नियत होती है, जबकि टी चेंज होता है। तो हम पहले आवर्तकाल की बात करेंगे। तो हमारे पास ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, तो यह भी नियत है, तो हमारे पास इसका मान भी नियत होगा। तो हमारे पास यह ऑप्शन गलत हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं। आयाम हमारे पास साइन के आगे जो भी फैक्टर आता है वह आयाम होता है। तो हमारे पास इसमें आयाम चरघातांकी रूप से कम होगा, माइनस चिन्ह e की पावर माइनस बी टी बटे 2m। इसके कारण हमारे पास इसका मान चर घातांकी रूप से कम होगा। इसके कारण हमारे पास यह चर घातांकी रूप से कम होगा, तो आयाम हमारे पास घटेगा। इसमें हमारे पास आवर्तकाल नियत दे दिया जाए नियत, तो हमारे पास इसमें बहुत ऑप्शन हो जाएगा। यदि आवर्तकाल की हम देखेंगे, ओमेगा यहाँ पर नियत है तो आवर्ती भी ना आवर्तकाल भी नियत होगा। आज का हमारा टॉपिक तरंग। वेव। इसके बाद करते हैं तो हमारे पास ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण असंचम करते हैं, जिसमें आवर्ती समान होती है, उसे तरंग कहते हैं। जैसे हमारा तरंग ऊर्जा, इसकी परिभाषा हमारे पास ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण कंपन करते हैं, जिसमें आवर्ती समान होती है, जिसमें आवृत्ति समान होती है।
इसी परिभाषा से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वह प्रश्न कई बार परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तरंग संचरण में दूरी दूरी तरंग संचरण में दूरी के साथ कंपन आवृत्ति पहला ऑप्शन बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, समान, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हम इसी परिभाषा से बात करते हैं। तो हमारे पास ऊर्जा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण कंपन करते हैं, जिसमें आवृत्ति समान होती है, उसी को हम तरंग कहते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन होगा। अगला टाइप ऑफ वेव, तरंग के प्रकार। पहले हम माध्यम के आधार पर करेंगे। तो हमारे पास माध्यम के आधार पर पहला माध्यम के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। हम यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है वह यांत्रिक तरंग होती है, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वह अयांत्रिक तरंग होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं। इसमें हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो हमारे पास धमनी, दूसरा डोरी में उत्पन्न तरंग, तीसरा पानी में उत्पन्न तरंग। हमारे पास इसमें ध्वनि, डोरी में उत्पन्न तरंग, पानी में उत्पन्न तरंग। इसमें हमारे पास प्रकाश तरंग, दूसरा इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगी। इसका हिंदी नाम विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला हमारे पास इसमें अल्फा तरंग, जैसे बीटा तरंग, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। आगे हम देखेंगे तो माध्यम के आधार पर हो गया। पहला हो गया हमारे पास, दूसरा माध्यम के कणों के आधार पर, दूसरा देखेंगे
माध्यम के कणों की गति के आधार पर, माध्यम के कणों की गति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरे हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य का मतलब ही समांतर होता है जबकि अनुप्रस्थ का मतलब ही लंबवत होता है। इसमें कण तथा तरंग संचरण दोनों समांतर होते हैं। इसमें कण तथा तरंग दोनों आपस में समांतर गति करते हैं, जबकि इसमें कण व तरंग संचरण दोनों लंबवत होते हैं। इसमें हमारे पास कण तथा तरंग दोनों लंबवत होते हैं, इसमें हमारे पास कण तथा तरंग दोनों समांतर होते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन से लेकर चले वैसे भी कर देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। हम कुछ मेन पॉइंट है जिनको हम यहाँ पर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग, इसमें माध्यम के कण तथा तरंग संचरण एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, जिसमें हमारे पास यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि, दूसरा पॉइंट, ध्वनि तरंग हमेशा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग हमेशा अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन एक हमारे पास अपवाद है। अपवाद हमारे पास क्या है? धातु की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। धातु की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब हमारा तीसरा पॉइंट, पानी में उत्पन्न तरंग। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हमने अभी लिख रहे हैं, उनसे क्वेश्चन भी करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास पानी में उत्पन्न तरंग। पानी में उत्पन्न तरंग हमारे पास दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ
अनुप्रस्थ। हमारे पास पानी में उत्पन्न तरंग दो प्रकार की होती है। यदि वह पृष्ठ पर है, यदि वह पृष्ठ पर है तो हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग होती है, जबकि वह पानी के अंदर या अंदर, यदि वह पानी के अंदर या नीचे हो तो वह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगला हमारे पास डोरी में उत्पन्न तरंग। उत्पन्न तरंग, चौथा पॉइंट हमारे पास डोरी में उत्पन्न तरंग। डोरी में उत्पन्न तरंग हमारे पास इस प्रकार से होते हैं। इसमें माध्यम के कण अपने लंबवत तरंग संचलन की दिशा के लंबवत कंपन करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर नीचे इस प्रकार से तरंग के माध्यम के कण ऊपर नीचे इस प्रकार से लंबवत कंपन करते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सी तरंग होगी? अनुप्रस्थ तरंग होगी। अगला हम भूकंप तरंगों की बात करेंगे। भूकंप तरंगी, हमारे पास भूकंप तरंगी दो प्रकार की होती है, पी वेव फर्स्ट एंड दूसरी तरंग सेकेंड वेव। हमारे पास पी प्रकार की वेव होती है और एस प्रकार की वेव होती है। पी प्रकार की तरंगों को तो हम अनुदैर्घ्य, जबकि एस प्रकार की जो भी तरंग होती है भूकंप तरंगों में वो हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग होती है। हमारे पास भूकंप तरंगे भी हो गई। अगला पॉइंट हमारे पास है पांचवा, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए दृढ़ता गुणांक की आवश्यकता। अगला हमारा छठा पॉइंट, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए दृढ़ता गुणांक की आवश्यकता होती है। चलो हम इसमें क्वेश्चन भी कर देते हैं साथ साथ। जब हम 6 पॉइंट किया है उन्हीं से कुछ क्वेश्चन करेंगे। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग होगी। पहला ऑप्शन अनुदैर्घ्य, दूसरा ऑप्शन अनुप्रस्थ, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है? चलो आप इसका कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? चलो इससे क्वेश्चन और डाल देता हूं आपको। पानी की सतह पर
उत्पन्न ध्वनि तरंग होगी। चलो आप इसमें ऑप्शन अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा गौड़, चौथा नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें और इसमें दोनों क्वेश्चनों में आपको पता चल जाएगा कौन सा किसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। आप इन दोनों में ही कमेंट करके बताना आपका कौन सा ऑप्शन आता है। हमने अभी भी बात की है कि किसी भी ध्वनि तरंगे हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। हमारे पास एक ही अपवाद है धातु की सतह पर, हमारे पास एक अपवाद है धातु की सतह पर उत्पन्न तरंग हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो हमारे पास इसमें हमारे पास ध्वनि तरंग का नाम आते ही हम क्या कर देंगे अनुदैर्ध्य। जबकि पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग हमने दो पॉइंट डाले थे, पानी में उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, जिसमें हमने अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों की बात की थी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा इसमें बी ऑप्शन, कि पानी की सतह पर ऊपर पृष्ठ पर हमेशा अनुप्रस्थ तरंग होती है, जबकि नीचे पानी की सतह के नीचे उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। जब किसी प्रश्न में हमारे पास ध्वनि की बात कर दिया जाए तो हमारे पास अनुदैर्ध्य तरंग होगी, क्योंकि हमारे पास एक अपवाद है धातु की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला क्वेश्चन, हमारा किसी धातु की सतह पर उत्पन्न ध्वनि तरंग होगी। तुम्हारे पास इसमें पहला ऑप्शन अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा गौड़, चौथा नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा। हमने अपवाद में क्या है कि धातु की सतह पर उत्पन्न ध्वनि तरंगे कौन सी होती है, हमारे पास बी ऑप्शन होगा। हमने अभी भी 6 पॉइंट किए थे, उसमें हमने देखा था कि धातु की सतह पर उत्पन्न ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। अगला हम यदि एक क्वेश्चन करते हैं, यदि चंद्रमा की सतह पर कोई बम विस्फोट हो जाए तो वह पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगा। पहला ऑप्शन 10 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 84.6,
मिनट, तीसरा ऑप्शन 84.6 सेकेंड, चौथा ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दी। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने यहाँ पर एक तरह की बात की थी माध्यम के आधार पर, जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम यांत्रिक तरंग कहते हैं, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं। उसे हमने ध्वनि तरंग की बात की थी एग्जाम्पल के रूप में। तो यदि चंद्रमा है, यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा निर्वात, फिर हमारे पास पृथ्वी, इसी प्रकार से आएंगे। जो बीच में हमारे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में हमारे पास निर्वात होता है। तो अभी भी पढ़ा है कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास यहाँ पर माध्यम थोड़ी है, तो हमारे पास है आवाज हमारे पास पृथ्वी तक पहुंचाएगी क्या? नहीं पहुंचेगी। तो हमारे पास इसमें नन ऑफ दी जाएगा। जैसे आपको बता देता हूं, हमने यांत्रिक तरंग की बात की थी, यांत्रिक तरंग जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, उसमें हमने क्या देखा था ध्वनि तरंग। तो हमारे पास यहाँ पर माध्यम ही नहीं है, तो हमारे पास यह पृथ्वी तक आवाज आती नहीं होगी। तो मैं सुनाई कैसे देगी? आप देख भी सकते हो यहाँ पर हमारे पास निर्वात है, तो हमें यह ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन होगा। अगला जब किसी माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण से भिन्न दिशा में गति करते हैं। तो इस तरंग को कहते हैं। इस तरंग को क्या कहते हैं आप? पहला ऑप्शन अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा बोथ नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है? तो अभी पढ़ा है कि अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंग होती है जिसमें माध्यम के कण तथा तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं उसे तो अनुदैर्ध्य कहते हैं। जब माध्यम के कण तरंग
संचरण की दिशा लंबवत गति करते उसे अनुप्रस्थ तरंग होती। तो मैं यहाँ पर से समान डायरेक्शन तो नहीं है, तो हमारे पास यह ऑप्शन तो गलत हो गया, बोथ हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास पहला ऑप्शन गलत हुआ, तो बोथ भी नहीं आएगा। इसमें हमारे पास तरंग संचरण की दिशा विभिन्न दिशा में, तो हमारे पास यह तरंग संचरण की दिशा में थोड़ी है, यह तरंग संचरण ऐसे जा रहा हमारे तरंग संचरण, तो ये माध्यम के कण इसके या तो ऐसे लंबवत ऐसे ही प्रकार कैसे भी गति कर सकते हैं, तो हमारे पास इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें माध्यम की तरंग ऐसे जा रही है, उससे विभिन्न दिशा में तो कण गति कर रहे हैं, इसके समांतर या किसी प्रकार से वो गति थोड़ी करते, तो हमारे पास इसमें बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा माध्यम के आधार पर माध्यम के आधार पर टाइप्स ऑफ वे, दूसरा माध्यम में कणों की गति के आधार पर तीसरा पॉइंट हमारे पास ऊर्जा के आधार पर चौथा हमारे पास दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर ऊर्जा के आधार पर हमने इनकी बात कर ली और इसकी बात कर ली, इन दोनों की हमने बात कर ली। हमारे पास इसका और इसकी बात करेंगे, तो हमारे इसके आधार पर और इसके आधार पर बात करेंगे। ऊर्जा के आधार पर हमारे पास दो प्रकार की होती है, पहले हमारे पास परगामी, दूसरी अपरगामी। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हमारे पास समीकरण लिखेगा तो y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के x होता है, जबकि इसमें हमारे पास y बराबर a sin ओमेगा t, इसमें हमारे पास यह समीकरण होता है, इसमें हमारे पास यह समीकरण होती है। दिशा के आधार पर हमारे पास बात करेंगे तो हमारे पास 1D पहला, दूसरा 2D, तीसरा हमारे पास 3D। हमारे पास पानी में उत्पन्न तरंग 2D होती है, ध्वनित तरंगें 3D होती है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं। हमने पास 4 प्रकार की टाइप्स हो गए, हमने 4 प्रकार से पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ध्वनि तरंग क्या प्रकार की होती है, उनसे बात करते हैं। तो हमारे पास पहला अपसर्वे तरंग, दूसरा हमारे पास सर्वे तरंग, तीसरा हमारे पास परासर्वे तरंग। इससे बात करेंगे तो हमारे पास 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती है। इसमें हमारे पास 20 हर्ट्ज से 20 किलो
हर्ट्ज तक की आवृत्ति होती है। तीसरा इसमें बात करेंगे तो हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति होती है। अगला हम मैग्नेटिक वेव की बात करेंगे। हमारे पास एक ट्रिक है, गाय पर दिखेगा अब सूक्ष्म रेडियो तरंग, सूक्ष्म रेडियो। तो हमारे पास इसमें हमारे पास पहला गा का मतलब गामा रे, ए का मतलब एक्स रे, पर का मतलब पैराबैंगनी, दिखेगा का मतलब दर्शे, अब सूक्ष्म, अब का मतलब अवरगत, सूक्ष्म, और अगला रेडियो। हमारे पास गाय पर दिखेगा अब सूक्ष्म रेडियो, गामा रे, एक्स रे, पैराबैंगनी, दर्शे, अवरगत, सूक्ष्म, और ये हमारे पास तरंग हो गई। अब हम इधर की ओर जाने पर आवर्ती, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती की बात करेंगे। हम इधर की ओर जाते हैं तो हमारे पास आवर्ती तो हमेशा घटती है और तरंग आवर्ती ना तरंग दैर्ध्य घटती है और आवर्ती बढ़ती है। जबकि हमारे पास इसमें चाल वेग समान होगा। आपको यह पूछ लिया जाए गामा रे, एक्स रे में वेग माने चाल किसके अधिक होगी, तो हमारे पास इनमें चाल समान होगी। हमारे पास यह पूछ लिया जाए गामा रे, एक्स रे किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, तो हम बताएंगे एक्स रे। हमारे पास यह पूछ लिया जाए गामा रे, एक्स रे में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, तो आवृत्ति इधर की ओर जाने पर बढ़ती है, तो आवृत्ति इसकी अधिक होगी, लेकिन आवृत्ति इसकी अधिक होगी, लेकिन तरंग दैर्ध्य इसका अधिक होगा, क्योंकि हम इधर की ओर जाने पर तरंग दैर्ध्य घटता है, तो इसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सुपरसोनिक की चाल होती है, पहला ऑप्शन ध्वनि से अधिक, दूसरा ऑप्शन ध्वनि से कम, तीसरा ऑप्शन ध्वनि के बराबर, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है? सुपरसोनिक की चाल होती है ध्वनि से अधिक,
यदि वह सुपरसोनिक नहीं होगा, सुपरसोनिक का मतलब होता है कि वह ध्वनि से अधिक चले, उसका मतलब ही सुपरसोनिक होता है। तो इसकी चाल ध्वनि से अधिक होगी। इसी प्रश्न को आपको याद दिया जाए, सर्वे तरंग की चाल होगी। इसमें हमारे पास ये चारों के चारों ऑप्शन हैं। तो अब इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप पता है कि परासर्वे तरंग ये हमारे पास क्या है, ध्वनि है। तो हमारे पास इसमें तीसरा ऑप्शन होगा, क्योंकि परासर्वे ध्वनि, अपसर्वे ध्वनि, तरंग के स्थान पर आप ध्वनि भी कर सकते हो, तरंग भी सही है। तो हमारे पास परासर्वे, अपसर्वे और सर्वे ये हमारे पास ध्वनि तरंग है। तो हमारे पास इसके चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी। जबकि हमारे पास सुपरसोनिक की बात किया जाए तो वह ध्वनि से अधिक होगी। तो आप एक और प्रश्न बताओ, डोरी में उत्पन्न तरंग डोरी में उत्पन्न तरंग, पहला ऑप्शन 1D, दूसरा ऑप्शन 2D, तीसरा ऑप्शन 3D, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हम डोरी की बात करते हैं। डोरी में माध्यम के कण एक ही दिशा में जाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि माध्यम के कण अलग अलग डायरेक्शन में, जिस प्रकार से ध्वनि तरंग होती है वह माध्यम की तीनों दिशा में जा सकती है। जिस प्रकार से पानी में उत्पन्न तरंग वह x और y दोनों दिशा में जा सकती है, जबकि डोरी उत्पन्न तरंग 1D होती है, वह एक ही दिशा में x के अनुदिश जाती है। तो हमारे पास डोरी में उत्पन्न तरंग 1D होते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।